हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज मेरे नए वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7 का पाठ 4 का न्यायपालिका यानी कानून का पालन कराना। कोर्ट कचहरी और न्याय। आपने आसपास कई कोर्ट कचहरी के मामले के बारे में सुना होगा। ऐसे एक आध किस्से आप कक्षा में सुनाइए। कचहरियों में कौन-कौन होते हैं और वो क्या-क्या करते हैं, चर्चा करिए। इस पाठ के सारे उपशीर्षक एक बार पढ़िए। क्या आपने इन शब्दों को पहले कभी सुना है? क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कल्लूराम और परशुराम का झगड़ा। कल्लूराम और परशुराम के खेत एक दूसरे से लगे हुए थे। दोनों खेतों के बीच मेड़ थी। एक दिन परशुराम अपनी मेड़ बना रहा था। उसने चुपके से मेड़ को कल्लू के खेत में खिसका दिया। यह तीसरा साल था जब परशु ने इस तरह की मेड़ खिसकाई थी। कल्लू को पता भी नहीं चला और मेड़ एक हाथ खिसक चुकी थी। जब कल्लू अपना खेत जोतने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे याद था कि उसका हल बिजली के खंभे के आगे तक चलता था, लेकिन यह क्या, अब तो एक हाथ पहले ही रुक जाता है। उसे यकीन हो गया कि परसों ने मेड़ खिसकाई है। उसी रात वह अपने भाई काची और उसके बेटे रेवा के साथ खेत पर गया। उसने मिलकर रातों रात मेड़ खोदकर वापस खिसका दी। सुबह जब परसों को बात पता चली तो वह लाठी लेकर कल्लू के यहाँ आ धमका। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और मारपीट होने लगी। इतने में गांव का चौकीदार भी वहां आ गया। लोगों ने बीच बचाव किया और बात आगे बढ़ने से रोकी। बाद में कल्लू को काशी और रेवा पास के शहर कोटवार ले गए। उन्होंने अस्पताल में कल्लू की जांच करवाई और पलस्तर चढ़वाया। फिर सब रपट लिखवाने पुलिस थाने गए। थाने में रपट। थाने में रेवा ने परसों के विरुद्ध रपट लिखवाई। दरोगा ने कोरे कागज पर रपट लिखी। यह मौके की पहली रपट या एफआईआर या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी। रेवा ने उस पर हस्ताक्षर करके दरोगा से कहा, आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए और एक प्रति हमें भी दीजिए। दरोगा ने कहा, जब थानेदार साहब आएंगे तभी रजिस्टर में लिख सकते हैं। तो रेवा काशी और कल्लू कोटवार थाने में रुके रहे। थोड़ी देर बाद थानेदार आया। उसने रेवा से रजिस्टर में रपट दर्ज कराई। कल्लू जाने को तैयार हुआ और रेवा ने उसे रोककर थाने से रपट की एक प्रति मांगी। रेवा को पता था कि रपट की प्रति रपट लिखवाने वाले को ही मिलती है। उसने रपट की एक प्रति ली और फिर सब अपने गांव के लिए निकले। एफआईआर। थाने में एफआईआर कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके एफआईआर दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफआईआर के में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी एफआईआर में होने चाहिए। इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। जानकारी देने वाले को एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए। यदि कोई थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं करता तो रपट देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रपट दर्ज करा सकता है। डाक से भी रपट भेजी जा सकती है। जुर्म की छानबीन। एफआईआर के आधार पर थानेदार ने दरोगा से छानबीन करने को कहा। उसी दिन दोपहर को दरोगा कल्लू के गांव पहुंचा। पहले तो उसने कल्लू की चोटें देखी। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोटें काफी गंभीर हैं। उसने कल्लू के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसी ने सुबह की मारपीट का विवरण दिया। दरोगा को यकीन हो गया कि कल्लू को मारपीट से ही इतनी चोट लगी थी। वह परसू के पास गया और उसको बताया कि वह उसे गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा उससे अपने साथ हरदा थाने ले गया। वहां उसने पूछताछ की। वह इस बात से मना कर रहा था कि उसने कल्लू की पिटाई की है। थानेदार ने बहुत कहा कि वह जुर्म कबूल कर लो, पर उसने साफ इनकार कर दिया। गिरफ्तारी। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह बताना जरूरी है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता तो उसको यह अधिकार है कि वह पूछे और जुर्म बताए जाने पर ही जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके, ताकि वह अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट न कर सके और वह दूसरा कोई अपराध न कर सके, यानी गिरफ्तारी सजा नहीं है। पुलिस थाने में किसी को भी अपना जुर्म कबूल करने की जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो उसके आधार पर उसे सजा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा जब उसे कचहरी में या मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया जाए। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को भी सजा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है। एफआईआर दर्ज करने वाले को उसकी एक प्रति क्यों लेनी चाहिए, आप कमेंट में कर इसे जरूर बताएं। जमानत। थानेदार ने परसों को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत पूछा कि उसे छोड़ दिया जाए, बहुत कहा। थानेदार ने परसों को बताया कि तुम्हें किसी की जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास जमीन जायदाद है तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। यदि वह तुम्हारी जमानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास ही कुछ जमीन जायदाद है तो तुम ही बॉन्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने में या कचहरी में बुलाया जाए तो तुम आओगे, नहीं तो जायदाद जब्त कर ली जाएगी। परसों ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ जमीन है। उसने एक अपने लिए बॉन्ड भी भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया कि कल तुम्हें पेशी के लिए कचहरी आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो। अंततः परसों जमानत पर छूट गया, पर सभी जुर्मों पर जमानत नहीं मिलती। पेशी दर पेशी। कचहरी में मुकदमा शुरू हुआ। करीब 1 साल तक पेशी दर पेशी चलती रही। इस दौरान दोनों पक्षों की गवाही और सबूत पेश किए जाते रहे। पर पेशी पर परसों का वकील हर पेशी पर परसों का वकील अपनी फीस लेता रहा। आने जाने का खर्चा, काम का नुकसान अलग। अंततः 1 साल बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परसों को 4 साल की कैद होगी। आप यह चर्चा कर सकते हैं कि किसी भी केस में गवाहों की बात को सुनना क्यों जरूरी है। परसों फैसले से खुश नहीं था। वकील ने बताया सेशंस कोर्ट में अपील की जा सकती है। परसों की ओर से वकील ने जिले के सेशंस कोर्ट में अपील कर दी। इसके कारण सेशंस जज ने परसों की सजा स्थगित कर दी। उससे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। फिर सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परसों और उसके गवाहों को एक बार बुलाया गया और एक बार कल्लू और उसके गवाहों को बाकी पेशी तो वकील ने संभाल ली। 2 साल बाद सेशंस जज ने फैसला दिया। उसने परसों की सजा कुछ कम कर दी। परसों फैसला सुनकर हताश हो गया।
उसने अपने वकील से पूछा, क्या ये फैसला भी कहीं बदला जा सकता है? वकील ने बताया, अपने प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है जो इलाहाबाद में है, वहां अपील कर सकते हैं। परसू ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया, लेकिन परसू उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सजा काटनी पड़ी जो सेशंस जज ने दी थी। आखिर परसू को जेल जाना ही पड़ा। दीवानी और फौजदारी के मामले क्या होते हैं, आइए जानते हैं। परसू दुखी था। उसने अपने वकील से कहा, इतने साल मैं जेल में रहूंगा तो मेरी खेती का क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूं और बात निपट जाए? वकील ने बताया, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी, अतः यह एक फौजदारी का मामला है। अर्थात एक ऐसा अपराध है जो मारपीट से संबंधित है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाई बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। इनमें जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सजा अवश्य मिलेगी। सिर्फ जमीन जायदाद के मामलों में जेल की सजा नहीं होती। ये दीवानी मामले होते हैं। दीवानी मामले क्या होते हैं, परसू ने पूछा। वकील ने कहा, जब भी कोई जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे या लेन देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। जैसे तुम्हारी मेड़ का झगड़ा था, उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता था। इनमें कैद की सजा तो नहीं होती, पर जिस भी पक्ष को नुकसान सहना पड़ा या जिसकी संपत्ति पर नाजायज कब्जा किया गया है, उसे उस नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता था या संपत्ति लौटाई जा सकती थी। पर तुमने तो मारपीट भी की थी, इसलिए यह एक फौजदारी मुकदमा बन गया। इसमें तो कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। परसू ने जब कल्लू को पीटा तो मामला दीवानी था या फौजदारी, यह आप कमेंट में बता सकते हैं। परसू की कहानी तो उच्च न्यायालय में ही खत्म हुई, और पूरे भारत में एक सबसे ऊंचा न्यायालय भी है। उसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यहाँ भी अपील की जा सकती है। न्यायपालिका की संरचना। भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय। यह देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं? और भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो। कार्यकाल। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। असमर्थता तथा कदाचार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। कुछ मुकदमों की प्रारंभिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय में ही होती है। वे मुकदमे जो संघीय सरकार तथा राज्यों अथवा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं, यहाँ प्रारंभ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। वह उसके प्रावधानों की व्याख्या करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकार को छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देता है या परामर्श देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधानों के प्रावधानों के विरुद्ध है, जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। इसके निर्णय के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती। इसे अपनी मानहानि करने वाले को दंड देने का अधिकार प्राप्त है। अतः सच्चे अर्थों में यह सर्वोच्च है। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्य: मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अधीनस्थ न्यायालयों से आय विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देना, जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। जिला न्यायालय। जिला न्यायालय हर जिले में होता है जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक अदालत। हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस कारण नियमित न्यायालयों का कार्यभार बहुत बढ़ गया है। इससे मुकदमों के निपटारे में देर होती है तथा पैरवी में धन भी खर्च होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई है। समय समय पर हर जिले क्षेत्र स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। लोक अदालतों ने शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। आइए हम जानें कि किन किन विषयों क्षेत्रों से लोक अदालतें विवाद सुलझाती हैं। वाहन दुर्घटना मुकदमा, पेंशन संबंधी मुकदमे, समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा, बिजली गृह ऋण संबंधी मुकदमा, उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह पारिवारिक मुकदमे, उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। इस न्यायालयों का मुख्य कार्य विवाह संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित है। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है।
अर्पिता के भाई महेंद्र की हाल ही में शादी हुई। उसके भाई प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। शादी में उन्हें फ्रिज, टीवी, एसी, कार और बहुत से सामान दहेज में मिले। अर्पिता की भाभी बहुत अच्छी है और उससे बहुत प्यार करती है। उसने देखा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ और भाई दहेज कम मिलने की बात कहकर उसकी भाभी को परेशान करने लगे। भाभी के विरोध करने पर भाई ने उसे बहुत मारा और पीटा। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जो भाई उसे बड़ी-बड़ी शिक्षाएँ देते थे, वे आज कैसे रुपयों के लालच में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक दिन एक दिन अर्पिता ने टीवी पर देखा कि एक औरत ने दहेज लेने के खिलाफ अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर दिया है। अर्पिता सोचने लगे कि उसकी भाभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रही, जबकि वो शिक्षित है, नियम कानून के बारे में जानती है, फिर भी वो चुप क्यों है। आपके अनुसार अर्पिता अपनी भाभी को बचाने के लिए क्या कर सकती है? कमेंट करके बताएं। दहेज एक गलत प्रथा है या क्यों गलत है, ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप भी जानिए, दहेज लेना और देना अपराध है। इसके खिलाफ अपने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। किस तरह अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं? दहेज लेना देना या इसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है, जिससे जिससे कम से कम 5 सालों की सज़ा और कम से कम 15,000 या दहेज की राशि के दोनों में जो अधिक हो मूल्य के जुर्माने का प्रावधान है। उपभोक्ता अदालत। जब भी कोई व्यक्ति सामान बेचते वक्त ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उस वस्तु के दाम में हेर-फेर किया गया हो, तो इससे उपभोक्ता ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। वस्तु की गुणवत्ता में कभी-कभी हादसे या दुर्घटना का रूप ले लेती है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को संरक्षण मिले, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। उपभोक्ता कोर्ट में ग्राहक की शिकायत सही होने पर उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। जनहित याचिका। परसों की कहानी में हमने देखा कि उसके पास खेती लायक कुछ ज़मीन थी, जिसके सहारे वह उच्च न्यायालय तक अपील का खर्चा उठा पाया, लेकिन दिहाड़ी मजदूर और भूमिहीन किसान जैसे गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। उसमें बहुत समय भी लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों का हनन हो, तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकता है। जनहित याचिका अन्य याचिकाओं से भिन्न है। इस प्रकार की याचिका पोस्टकार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस पी एन भगवती को जाता है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है। निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति, महिला तथा बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्य, कारागार में रहने वाले व्यक्ति, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग, दिव्यांगजन, मानव दुर्व्यवहार या बेकार का सताया व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक ना हो। तो आप ये देख सकते हैं, चित्र में दिया गया है। सबसे पहले हमारा देश का केंद्र का जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, जो कि नई दिल्ली में है। दूसरा हमारा राज्य स्तर पर न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय कहलाता है, इलाहाबाद में है। और जनपदीय न्यायालय में सत्र न्यायालय होता है। दूसरा दीवानी न्यायालय होता है। तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। चौथा सिविल जज का न्यायालय होता है, इत्यादि न्यायालय होते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एफआईआर कहाँ और कब दर्ज किया जाता है? जब कोई अपराध होता है तो एफआईआर नज़दीकी थाने में इसको दर्ज किया जाता है। गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है? गिरफ्तारी का अर्थ है कि उस जो अपराधी है वो अन्य कोई अपराध न कर सके, उसके अपराध की छानबीन की जा सके, सबूत जुटाया जा सके। और सजा का अर्थ गिरफ्तारी में अपराध साबित हो जाने पर उसको सजा का प्रावधान होता है। जमानत किस प्रकार दी जा सकती है? जमानत कोई भी व्यक्ति दे सकता है जिसके पास बहुत ज़मीन हो और उस व्यक्ति की गारंटी लेता हो। फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है? लड़ाई झगड़े से संबंधित मुकदमे फौजदारी मुकदमे और जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे दीवानी मामले कहलाते हैं। हमारे लिए न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है? हमें मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए तथा उचित न्याय पाने के लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। न्यायपालिका सबसे पहले देश का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, जो कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। फिर जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय जिले में भी और बहुत सारे न्यायालय होते हैं। लोक अदालत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? लोक अदालत में ऐसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं जैसे शादी विवाह से संबंधित मामला इत्यादि। इसमें दोनों पक्षों से समझौते कराकर मुकदमों का निपटारा किया जाता है। उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं? जब कोई ग्राहक किसी दुकानदार या संस्था द्वारा छला जाता है तो वह अपनी शिकायत उपभोक्ता अदालत में दर्ज करा सकता है। पारिवारिक न्यायालय की स्थापना क्यों की गई? पारिवारिक न्यायालय की स्थापना परिवार से जुड़े मुद्दों में न्याय दिलाने के लिए की गई। जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? जनहित याचिका जस्टिस पी एन भगवती जी द्वारा शुरुआत की गई। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति के लिए पोस्ट कार्ड या अन्य माध्यम से न्यायालय में अपील कर सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय आइए देख लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या प्रावधान है। हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है, तो वहाँ हो जाएगा उपभोक्ता। मारपीट के मामले
फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। सही मिलान: जमीन जायदाद के मामले क्या कहलाएंगे? दीवानी मुकदमे। जनपदीय स्तरीय न्यायालय ये क्या कहलाएगा? सेशंस कोर्ट। राज्य स्तरीय न्यायपालिका उच्च न्यायालय, और केंद्र स्तरीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय। इस प्रकार ये पाठ पूर्ण होता है। तब तक मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।